नमस्कार दोस्तों। इजराइल के पास ऐसा क्या खास है कि इसके दुश्मन इससे बचकर ही रहते हैं। रशियन या चाइनीज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। भारत को दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले फाइटर जेट मिग 31 को खरीदकर उस पर अवाक्स लगाने से क्या फायदा हो सकता है। सुखोई 30 MKI में एमका वाला रडार और इंजन क्यों नहीं लगा देते हैं। इन्हीं सवालों की फैक्ट बेस्ड डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभिजीत घोष जी का सवाल इजराइल के डिफेंस के बारे में है। वो जानना चाहते हैं कि इजराइल इतना छोटा देश होने के बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। अभिजीत जी, इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है। साथ ही इजराइल कई ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो किसी भी तरीके से इजराइल का वजूद ही खत्म कर देना चाहते हैं। ज्यादातर इजरायली जमीन भी बंजर और रेगिस्तानी है, लेकिन फिर भी इजराइल ना सिर्फ तरक्की करता रहा बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर खूब पैसे भी कमाने लगा। इजराइल में सभी नागरिकों के लिए कुछ वर्षों तक मिलिट्री में काम करना जरूरी होता है। अगर इजराइल के अटैक करने की काबिलियत देखें तो उनके पास अमेरिका से लिए सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। तेज स्पीड के साथ एयर सुपीरियोरिटी के लिए F-15 ईगल है तो F-16 के एडवांस्ड वेरिएंट भी मौजूद हैं। स्टेल्थ चाहिए तो F-35 भी ले रखे हैं। क्लोज एयर सपोर्ट के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। इजराइल दूसरे देशों में भी बड़े से बड़े ऑपरेशंस करने के लिए जाना जाता है, फिर चाहे इराक में घुसकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना हो या 6 दिन की लड़ाई में सभी पड़ोसी देशों को एक साथ हराना हो। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के आरोप भी इजराइल पर ही लगे हैं। कहा जाता है कि इसके लिए F-35 की स्टेल्थ का इस्तेमाल किया गया था। इन अमेरिकी फाइटर जेट्स में इजराइल अपने बनाए हुए एवियोनिक्स, जैमर्स व हथियार इस्तेमाल करता है। अगर इजराइल पर ही अटैक हो जाए तो उनके पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। खास तौर पर मिसाइल्स को रोकने के लिए एरो एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया हुआ है। मीडियम से लेकर लॉन्ग रेंज के लिए डेविड स्लिंग सिस्टम है तो शॉर्ट से लेकर मीडियम रेंज के लिए स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और बराक 8 सिस्टम भी मौजूद है। इजराइल नहीं चाहता कि उनके नागरिकों को एक भी छोटा मोटा रॉकेट अटैक भी झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने शॉर्ट रेंज का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया। यह इतना कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है कि खुद अमेरिका ने भी इसी तरह की 2 बैटरीज जिसमें काफी सारे लॉन्चर शामिल हैं उन्हें इजराइल से खरीदा है। इजरायली पायलट्स की दुनिया भर में बहुत तारीफ होती है। एक बार उनके 2 एयरक्राफ्ट हवा में ही टकरा गए, लेकिन फिर भी सिर्फ एक विंग पर उड़ाते हुए उनके पायलट ने F-15 को सही सलामत लैंड करवा दिया। बाद में इसी F-15 को रिपेयर करके फिर से उड़ाने लायक भी बना दिया गया। 2011 में भी एक F-15 के इंजन में बर्ड्स के आ जाने से इसकी क्रैश लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट का पिछला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसको बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की क्रैश लैंडिंग होती तो उस फाइटर जेट को तुरंत साइडलाइन कर दिया जाता, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। इजरायली इंजीनियर्स ने एक 20 वर्षों से कबाड़ में खड़े बेकार F-15 का हिस्सा इस डैमेज्ड F-15 में जोड़कर इसे फिर से उड़ाने लायक बना दिया। इजरायली नेवी छोटी है लेकिन काफी एडवांस्ड है। उन्होंने अपने नेवल जहाज तक पे आयरन डोम सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है। इजराइल अपने दुश्मन देशों से कई कदम आगे रहता है, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल भी बना ली। बंजर और रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी होती है, इसलिए कई ऐसे एडवांस्ड वाटर प्लांट्स लगा दिए जो समुद्र के खारे पानी से नमक हटाकर पीने लायक पानी तैयार करते हैं। बंजर जमीन से भी अच्छी पैदावार तैयार करने के लिए पॉली हाउस सिस्टम व कम पानी में ज्यादा पैदावार के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी इजराइल ने डेवलप कर लिए हैं। इन्हीं तरीकों को अब दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। दोस्तों, इजराइल ने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। नतीजा, आज इजराइल अमीर देश हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट है और उनकी टेक्नोलॉजी और उनके हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में है। दोस्तों, प्रदीप कुमार जी का सवाल है कि मिग 31 को खरीदकर उस पर अवाक्स इंस्टॉल करना कितना फीजेबल रहेगा।
प्रदीप जी, मिग 31 मिग 25 का एडवांस्ड वेरिएंट है जो एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर के रूप में जाना जाता है। इसकी स्पीड 3500 किलोमीटर पर आवर तक है और यह 82,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाने की काबिलियत रखता है। दूसरी तरफ अवास्क एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट अलग है। इसमें काफी सारे टेक्नीशियंस व एक्सपर्ट्स को बिठाने व उनके उपकरणों के लिए जगह चाहिए। लगातार 7 से लेकर 8 घंटे तक उड़ने की काबिलियत होनी चाहिए। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इस पर लगे 500 किलोमीटर रेंज के अवाक्स रडार की वजह से ज्यादा एयर ड्रैग नहीं महसूस होता है। मिग 31 ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता है। यह ना ही इतने लोगों को बिठा सकता है, ना ही इतने उपकरणों को लेकर उड़ सकता है। यह मात्र 1 से 2 घंटे ही उड़ेगा, इसलिए इससे वही काम करवाना ठीक रहेगा जो इसकी ज्यादा स्पीड की वजह से ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके। रशिया भी यही कर रहा है। मिग 31 को इंटरसेप्टर रोल के साथ साथ हाइपरसोनिक स्पीड वाली न्यूक्लियर पेलोड ले जाने लायक किंजल मिसाइल को भी ले जाने का काम दिया गया है। सोचिए, जब 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए मिग 31 दुश्मन के ऊपर 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली किंजल न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेगा तो क्या कोई एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोक सकेगा? दोस्तों, पडाला श्रीकर जी का सवाल है कि क्या यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डुबो सकती है? जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का लेटेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है। वैसे तो एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे फ्लीट के साथ चलता है जिसमें फ्रीगेट्स, डिस्ट्रॉयर व सपोर्ट जहाज शामिल होते हैं। P-8I जैसे निगरानी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को सबमरीन की मौजूदगी की जानकारी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दे देते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि यह अकेला ही चल रहा है और इसका सामना दुश्मन की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यानी रशियन या चाइनीज सबमरीन से हो जाता है। पहले सबमरीन की तरफ से बात करते हैं। सबमरीन से टॉर्पीडो लॉन्च किए जा सकते हैं जिनकी मैक्सिमम रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक होती है। साथ ही सबमरीन से लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक या एंटी शिप मिसाइल्स भी लॉन्च की जा सकती हैं। जेराल्ड आर फोर्ड इतना बड़ा और मजबूत है कि इसे टॉर्पीडो या एंटी शिप मिसाइल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हैं। अगर टॉर्पीडो से इसके किसी कंपार्टमेंट में डैमेज हो भी जाए तो भी उस कंपार्टमेंट को सील करके जेराल्ड आर फोर्ड आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर के पास लगभग 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में आना होगा, जबकि जेराल्ड आर फोर्ड के सेंसर्स, इसका सोनार सिस्टम, इसके रडार्स सबमरीन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर लेंगे। MH-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर सबमरीन के नजदीक जाकर उस पर टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हैं, यानी सबमरीन का ही शिकार हो जाएगा। अगर बात करें मिसाइल्स की तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी पोजीशन बदल रहा होता है, उसे ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर पाना बेहद मुश्किल है। फिर भी टारगेट किया जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर के पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होता है जिससे सबमरीन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक या एंटी शिप मिसाइल्स को आसानी से रोका जा सकता है। मिसाइल लॉन्च होते ही सबमरीन की लोकेशन रिवील हो जाएगी, फिर चाहे काफी लंबी रेंज से ही मिसाइल क्यों ना लॉन्च की गई हो। उसके बाद इस सबमरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद एयरक्राफ्ट व एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर से बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर सबमरीन से मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया जाए तो यह एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, तब एयरक्राफ्ट कैरियर खतरे में आ सकता है। हालांकि फिर भी 1 या 2 मिसाइल्स के हिट को इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बर्दाश्त कर जाएगा। अगर यही मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूक्लियर पेलोड को लेकर आ रही है तो एयरक्राफ्ट कैरियर का खेल खत्म होना निश्चित है। दोस्तों, द पैट्रियोटिक का सवाल है कि क्या एमका का रडार और इंजन सुखोई 30 में लगा सकते हैं? एमका भारत का स्वदेशी 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है जिसकी पहली उड़ान 2026 में होगी। एमका के लिए स्वदेशी उत्तम एएसए रडार के ही एडवांस्ड वेरिएंट पर काम चल रहा है। अगर इंजन की बात करें तो एमका के पहले बैच में अमेरिकी F414 इंजन ही इस्तेमाल किया जा रहा है जो 98 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। अब सवाल आता है सुखोई 30 MKI का, जिसे सुपर सुखोई अपग्रेड देने के ऊपर काम हो रहा है। इसके तहत सुखोई 30 MKI में नए एवियोनिक्स यानी ज्यादा पावरफुल एएसए रडार, बेहतरीन काउंटर मेजर सिस्टम, साथ ही नया AL-41 इंजन व लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स शामिल हैं।
क्या इसी सुखोई 30 MKI में एमका का रडार लगेगा? तो कह सकते हैं हाँ। स्वदेशी उत्तम ASA रडार जो तेजस फाइटर जेट के लिए तैयार हो चुका है, इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसी का ज्यादा मॉड्यूल वाला वेरिएंट सुखोई 30 MKI के बड़े नोज कोन के लिए तैयार किया जा रहा है। इंजन की बात करें तो मौजूदा समय में सुखोई 30 MKI में AL-31FP इंजन लगा हुआ है जो 123 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। यानी इसके दो इंजन कुल मिलाकर 246 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जो इस हैवीवेट फाइटर जेट के लिए जरूरी है। इनकी जगह अगर दो F414 इंजन लगा दिए जाएं तो मात्र 196 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट होगी, जो सुखोई 30 MKI को अंडर पावर्ड बना देगी। साथ ही F414 इंजन का आकार AL-31 इंजन से छोटा है, इसलिए यह पूरी तरह से सुखोई 30 MKI के एयरफ्रेम में ठीक से फिट नहीं होगा। वैसे भी अपग्रेड्स में हम थ्रस्ट को बढ़ाने की तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए अगर इंजन बदला जाएगा तो इसमें सुखोई 35 वाला AL-41 इंजन लगेगा जो 142 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। हालांकि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI के इंजन को बदलने पर विचार नहीं कर रही है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं फैक्ट बेस्ड इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।